अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले सब फ्रेंड्स को रमज़ान मुबारक। आज हम देखेंगे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसीजंस टैक्स दोस्ती प्रेजेंट्स। तो आज का केस मार्च 24, 2023 को जो है इसकी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। आज से हम टैक्स के अलावा भी बाकी केसेस देखेंगे। वो सब दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट विज़िट कर चुके हैं उन्हें पता है कि केस मैनेजमेंट में अगर आप जाएं तो आपको लेटेस्ट जजमेंट्स आती हैं। अगर आप आज के दिन, आज है 25 मार्च 2023, आज के दिन आप जाएं तो ये जजमेंट कल अपलोड हुई है। केस तो शायद 2 साल पुराना है, कुछ टाइम पुराना है, लेकिन ये है कि जजमेंट आज अपलोड हुई है। सर्विस ट्रिब्यूनल से इसका ताल्लुक़ है। तो supremcourt.gov.pk वेबसाइट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, केस मैनेजमेंट में आप क्लिक करेंगे तो तीसरे चौथे नंबर पर लेटेस्ट जजमेंट्स आएंगे। लेटेस्ट जजमेंट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक टेबल आएगा जहां पर आपको टॉप पे जो भी जजमेंट नज़र आ रही है, हम भी उस पर वीडियो बना रहे होंगे। तो ये जो है 24 मार्च 2023 यस्टरडे ये अपलोड हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है तो जजमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट की होंगी। ये जो जजमेंट है ये अपीलेंट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है, जिसका मतलब है कि ये जो अपील है ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस सैयद हसन अज़हर रज़वी साहब ने की है, सुनी है। और सिविल अपील नंबर 52K से 71K ऑफ 2022 है जजमेंट। और ये जो अपीलेंट जुरिस्डिक्शन उन्होंने सुनी है ये उस जजमेंट के अगेंस्ट सुनी है जो 3 दिसंबर 2021 को पास की गई थी सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल ने कराची में, अपील नंबर 508 से 526 2020 एंड अपील नंबर 08 ऑफ 221। जो अपीलेंट है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रोविंस ऑफ सिंध गए हैं थ्रू चीफ सेक्रेटरी एंड अदर्स, यानी ऑडिटर, अकाउंटेंट, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान वगैरह, और एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान। और वर्सेस जो है वो मुख्तलिफ लोग हैं। गुलाम शबीर आप देख रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर आप डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई आप हो या आपने इनमें से अपने किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया। और चूँकि ये अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो ये पूरे पाकिस्तान पे और गोइंग फॉरवर्ड सारे केसेस पे और सारे कोर्ट्स पे एप्लीकेबल होगा, इसलिए भी हम इसको देख रहे हैं। और इस केस में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे, वीडियो को तो ब्रीफ ही रखेंगे। तो बेसिकली सर्विस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन रही है। जो ऑथर हैं इस जजमेंट के वो है मोहम्मद अली मज़र साहब, ऑनरेबल जस्टिस, और वो लिखते हैं कि दी सिविल अपील्स बाय लीव ऑफ दिस कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से ये अपील्स, सिविल अपील्स सुनी जा रही हैं। और ये सिविल अपील्स हैं डायरेक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड जजमेंट डेटेड 3 दिसंबर 2021 पास्ड बाय द लर्न्ड सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल एट कराची, जिसको आपसे ट्रिब्यूनल कहेंगे। और ये वो अपील्स हैं जिसमें बेसिकली उन्होंने, सर्विस ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं जिनके अगेंस्ट अब सिंध गवर्नमेंट जो है वो उस पर चली गई है, जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो इन सब को सर्विस ट्रिब्यूनल ने प्रमोट कर दिया था ग्रेड 17 में, ठीक है जी। और ग्रेड 17 में प्रमोट कर दिया और जो है क्या कहते हैं सिंध हाई कोर्ट चली गई कि जी ये लोग तो टेम्प्रेरी तौर पे ग्रेड 17 में डाला गया था, और इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की। और जजमेंट में आपको इनकरेज करूंगा कि आप रीड करें, क्योंकि PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें कि यही जजमेंट्स फिर आगे जाके मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल जो डिफरेंट मैगजीन्स हैं लीगल, उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू वगैरह में प्रिंट होती हैं और इनमें फिर हेडिंग्स और सब कुछ ऐड की जाती है। लेकिन ये जो जजमेंट अगर इसका आप एनालिसिस करेंगे जैसे अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो पे, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आपके आएंगी। तो प्रॉब्लम क्या है या बात कहाँ से शुरू होनी चाहिए? तो बेसिकली सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए इस जजमेंट के हवाले से, और वो इसी जजमेंट को पढ़ के मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि व्हाट डज प्रमोशन ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस मीन। तो यह
ये एक प्रैक्टिस है जो हमारी सिविल सर्विस में है, और इसको इस जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसलाइक किया और बहुत सारी और जजमेंट्स में भी डिसलाइक किया होगा। तो बेसिकली प्रमोशन जब आपकी हो एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट और ऑफिशिएटिंग बेसिस पर, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रमोशन मिल रही है दैट एन एम्प्लॉय इज टेम्पररी असाइंड, यानी कि उसको टेम्पररी तौर पे एक हायर पोजीशन पे, ग्रेड 16 पे है तो 17 पे प्रमोट किया जाता है इस एक्सपेक्टेशन से। यानी ये तो जो डिपार्टमेंट प्रपोज करता है और फिर जो उसको अप्रूवल मिलती है, तो इस एक्सपेक्टेशन से कि वो हायर जो ग्रेड है 17 ग्रेड है या 19 में है तो 20 ग्रेड की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो कर सकेगा। दिस इज़ पॉइंट नंबर 3। दिस इज़ यूजली डन व्हेन द रेगुलर एम्प्लॉय इज़ एब्सेंट। अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय चला जाता है तो उसको जो असिस्ट कर रहा है या उससे जूनियर है वो, और व्हेन द पोजीशन इज़ वेकेंट, डेथ हो जाती है या रेजिग्नेशन हो जाती है या और वजह भी हो सकती है, और नीड्स टू बी फिल टेम्पररी। अब ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेम्पररी वाला वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है ऑफिशिएटिंग बेसिस का मतलब है। ऑब्वियसली ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ये वहाँ से ली गई है सब कुछ, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि एक ऑप्शन अवेलेबल है ताकि गवर्नमेंट का काम ना रुके कि ग्रेड 17 का कोई अफसर चल जाता है या बहुत सारे चले जाते हैं तो उनकी जगह ग्रेड 16 को प्रमोट किया जा सकता है, स्ट्राइक वगैरह की भी सूरत में हो सकता है। अब नंबर 4 पॉइंट ये है, और रेड में किया गया, इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है, द एम्प्लॉई इज गिवन द टाइटल एंड सैलरी ऑफ द हायर पोजीशन बट द प्रमोशन इज नॉट परमानेंट। प्रमोशन परमानेंट नहीं है वो 16 में, एंड द एम्प्लॉय मे बी रिवर्टेड बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन वंस द रेगुलर एम्प्लॉय रिटर्न्स। यानी अगर वो छुट्टी पे गया हुआ था 17 ग्रेड का और 16 ग्रेड वाले को आपने प्रमोट किया तो वो 16 में वापस चला जाएगा, उसकी सैलरी भी कम हो जाएगी, और अ परमानेंट रिप्लेसमेंट इज फाउंड। अगर किसी ने रिज़ाइन करके गया और टेम्पररी वो काम कर रहा है तो आप थोड़ा सा ये देखें ह्यूमन नेचर क्या है। अगर एक बंदे को ग्रेड 17 और ख़ासतौर पे अगर ग्रेड 19 में था, ग्रेड 20 और 21 का चार्ज दे दिया जाता है, तनख्वाह भी दे दी जाती है, प्रोटोकॉल भी मिल जाता है, फिर उससे कहा जाता है कि जी छोड़े, तो बहुत सारी बात है। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं था। सबसे पहले आपने समझना है कि ये पहला पॉइंट था जो चूँकि एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध जो है वो गए थे ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो रिस्पोंडेंट्स हैं सारे जिनको ग्रेड 17 में किया गया था वह प्रमोटेड ऑन, ये लाइन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, ऑन एक्टिंग चार्जेस बेसिस, यानी कि उनको टेम्पररी तौर पे जो है प्रमोट किया गया था, एंड दे वर लाइबल टू बी रिवर्टेड बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, लाइन नंबर 4, आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन सच पोस्ट बाय सिंध जो प्रोविंशियल सर्विस कमीशन वगैरह। और उन्होंने फिर और भी बहुत सारी बातें की कि जो रूल है उसके अंदर भी ऐसी बात नहीं है। जो रिस्पोंडेंट्स के मुख्तलिफ एडवोकेट्स थे, जो लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि इंटाइटल्ड थे रेगुलाइजेशन ऑफ प्रमोशन विद इफेक्ट फ्रॉम डेट दे वर प्रमोटेड ऑन एक्टिंग चार्जेस बेसिस। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको प्रमोट करने का ऑप्शन था, और जब से उन्हें प्रमोट किया गया था तो उस वक्त से उनकी प्रमोशन को बैक डेट में परमानेंट करने का ऑप्शन था। बेशक रूल 8A में देयर इज़ नो डाउट दैट इंट्रस्टमेंट ऑफ एक्टिंग चार्ज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ रेगुलर प्रमोशन, यानी वो इस बात को डिस्प्यूट नहीं कर रहे रिस्पोंडेंट्स के वकील कि जो रूल 8A है ऑफ 1974 अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल्स सिंध गवर्नमेंट के, उसमें ये जो टेम्परेरी तौर पे वो प्रमोट किया जाता है उसके अगेंस्ट उसको आप जो है परमानेंट प्रमोशन नहीं कह सकते। तो उस पर वो भी आर्ग्यू नहीं कर रहे कि जी ये परमानेंट जो है प्रमोशन है। जैसे ये अब एक परमानेंट नोटिस आ गया है मेरे स्क्रीन के ऊपर कि भी इसको हटाओ। चलें जी वापस चलते हैं। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं कि दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स क्या हो रही थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि सिंध ट्रिब्यूनल ने तो अपना केस पेश कर दिया था। अब आते हैं इसी रूल पे कि व्हाट डज सब रूल 4 ऑफ रूल 8A ऑफ 1974 अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल्स क्या कहता है। तो कहता है दैट द एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट कैन बी मेड अगेंस्ट पोस्ट विच आर लाइकली टू फॉल वेकेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months
और मोर। अब आप देखें यहाँ पे टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई कर दिया गया कि एक तो टेम्प्रेरी है, और कोई भी चीज़ जो 6 मंथ्स और मोर के लिए हो उसके लिए हो सकता है अगेंस्ट वैकेंसी अकरिंग फॉर लेस देन 6 मंथ्स, इसके अगेंस्ट भी हो सकता है। दिस मीन्स दैट एन एम्प्लॉय कैन बी टेम्परली असाइंड टू हायर पोजीशन और रैंक ऑन एन एक्टिंग चार्ज बेसिस। तो यही वो आर्ग्यू भी कर रहे थे केस में कि जी एक्टिंग चार्ज बेसिस पर जब प्रमोशन होती है तो वो परमानेंट प्रमोशन नहीं होती। इफ़ द रेगुलर एम्प्लॉइज इज एक्सपेक्टेड टू बी एबसेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और मोर, और इफ़ द वैकेंसी इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर लेस दैन 6 मंथ्स। तो वो दोनों बातें कि अगर कोई छुट्टी लेके जा रहा है 6 मंथ्स और मोर के लिए, सपोज करें 8 मंथ्स के लिए जा रहा है, 12 मंथ्स के लिए जा रहा है, 24 मंथ्स के लिए जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप एक बंदा कर लें और उससे पता होगा कि जब ये छुट्टी से वापस आएगा तो मैं वापस अपनी पोजीशन पे आ जाऊँगा। और दूसरी जगह जहाँ रिज़ाइन करके कोई एम्प्लॉय गया है ग्रेड 17 का, और वो जो है 6 मंथ्स में वो पोजीशन फिल हो जाएगी, तो वहाँ भी ये रूल अप्लाई होता है। हाउएवर दिस रूल ऑल्सो इम्प्लाइज, अब ये चीज़ जो है ये हमने ऐड किया कि इस रूल की इम्प्लीकेशन ये भी है कि दैट द एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट शुड नॉट कंटिन्यू फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और ये है जजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा कि ये जो प्रैक्टिस अब सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट कर रही है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए वैकेंसीज को टेम्पररी एक्टिंग चार्ज बेसिस पर दे रही है। देखें ना, तलवार भी रख रही है सिविल सर्वेंट्स पे कि भाई आपको एक्टिंग चार्ज बेसिस पर, ये पॉइंट नंबर 3 में जो है एक्टिंग चार्ज बेसिस यानी टेम्पररी असाइनमेंट दी गई है, आप ज़्यादा तनख्वाह लें या प्रोटोकॉल लें, लेकिन जो है वो आपको हम किसी टाइम भी वापस कर सकते हैं। और यहाँ पे भी लिखा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड डिसाइड द फेट ऑफ द एक्टिंग चार्ज होल्डर विद इन कट ऑफ पीरियड। तो ये तो रूल इम्प्लाई करता है कि जब 6 मंथ्स और बता दिया गया है वेकेंट होने पर और एम्प्लॉय के जाने पे, छुट्टी करने पर और रिज़ाइन करने पर, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो फिर ये तलवार बना के ऐसा ना करें, क्योंकि इस केस में 3 साल तक जो है वो ये लोग एक्टिंग चार्ज पे रहे थे। तो इसीलिए यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि पॉइंट नंबर 6 में कि फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम नहीं हो सकता कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ने विद इन कट ऑफ पीरियड। अब एक बंदा रिज़ाइन करके गया और उसकी पोस्ट 6 मंथ्स से कम में फिल हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि एक्टिंग चार्ज बेसिस सिर्फ 6 मंथ्स या 6 मंथ से कम का रह सकता है, और फिर जल्दी से वो नया बंदा लाएं या इसी बंदे को फिर प्रमोट कर दें, जो भी डिसीजन लेते हैं, लेकिन फिर वो एक्टिंग चार्ज बेसिस नहीं, परमानेंट प्रमोशन हो। तो ये रूल्स का इसमें जिक्र हुआ, सारी चीज़ें तो ये आपके सामने रखी हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि इनको टेम्पररी तौर पे कर दिया गया था, प्रमोट कर दिया गया था, फिर 3 साल गुजर गए। और केसेस भी हैं जहाँ ज़्यादा साल गुजर गए होंगे, क्योंकि और केसेस का भी जिक्र है। तो फिर जो है इनको कह दिया गया कि जब आप वापस चले जाएं, फिर वो ट्रिब्यूनल में चले गए। ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं, जिस टाइम से 3 साल के बाद फिर एक सर्कुलर इशू हुआ जो गवर्नमेंट है 2020 में, उन्होंने कहा कि जी ये परमानेंट हो गए और इस तरह के मसाइल। तो जाहिर बात है जजमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैटर्स डिस्कस हुए हैं, बहुत सारे लीगल पॉइंट्स डिस्कस हुए, तो इसको आप ज़रूर फर्दर कंटिन्यू करें। इस वीडियो का मकसद था कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे, आपको एक कॉन्फिडेंस दे कि आप जो है, और टैक्स दोस्ती जब कह रहा है तो इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पे जो है टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन सिंपली अगर आप एक जजमेंट को पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाएंगी कि क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा था, कहाँ से वो केस होते। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का केस है तो अब ये कानून बन चुका है, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो फर्दर स्टडी ज़रूर करें, हम भी करेंगे कि डिफरेंट जजमेंट्स जो साइट की गई थी, साइटेशन यानी 2022 का जो SC सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, MR मंथली रिव्यू का मैगज़ीन है, उसमें पेज नंबर 694 पे जजमेंट दी हुई थी, वो इस जजमेंट में साइट की गई। तो ये साइटेशन पढ़ने का एक तरीका है कि साल दिया होता है मैगज़ीन का नाम और फिर पेज नंबर। फिर डिसीजन ऑफ सिंध हाई कोर्ट ड्यूरिंग द पास्ट 10 years डिस्कस हुए थे कि किसने उनको टेम्परेरी तौर पे ग्रेड 17 में लाए। कोई 94 एम्प्लॉइज़ थे, फिर उनमें से प्रेजेंट सिंध गवर्नमेंट ने उनको परमानेंट कैसे किया, क्या रूल्स पास किया। तो गवर्नमेंट अपनी डिसीजन करते हुए लॉ को
कभी कभार वायलेट कर लेती है, कभी कभार बाईपास कर लेती है। तो कोर्ट्स का काम होता है कि बताना कि करेक्ट लॉ क्या है। तो ये सिंध हाई कोर्ट ने क्या किया, और इस पर अगर आप न्यूज़ आर्टिकल्स भी पढ़ लें और थोड़ा बहुत ये जो एग्जैक्ट डिपार्टमेंट है, अगर आपने केस नहीं, ये आप इस केस के वकील नहीं थे लेकिन चाहते हैं कि बड़ी अच्छी आपकी ग्रिप हो जाए, तो जो है डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ जाके इस केस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली, थोड़ी सी न्यूज़पेपर से ले ली, थोड़ी इंटरनेट से ले ली। उसके अलावा जो जजमेंट है सर्विस ट्रिब्यूनल का, जाहिर बात है सर्विस ट्रिब्यूनल का फ़ैसला आप जाके इस केस से रिलेटेड निकलवाएं, देखें कि सर्विस उसका भी एनालिसिस करें। मकसद तो ये हो रहा कि आपको प्रॉब्लम से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के सलूशन तक, और जो कानून बना है, जो केस बना है, उसको डिटेल में, ख़ासतौर पे अगर आप फ्यूचर में किसी क्लाइंट को ये सर्विस देना चाहते हैं, और ख़ासतौर पे अगर आप इस टॉपिक पर और इन रूल्स पे, परमानेंट टेम्परेरी पर एक दफ़ा अपना एक्सपीरियंस कर लेते हैं, नॉलेज बना लेते हैं, वर्किंग और नोट्स बना लेते हैं, अपना रजिस्टर बना लेते हैं मैनुअल या ऑनलाइन, तो ज़बरदस्त होगा। तो ये सर्विस ट्रिब्यूनल का फ़ैसला भी ज़रूर पढ़ें। उन्होंने क्या कहा, सर्विस ट्रिब्यूनल ने बेसिकली ये कहा, जो मैं इसको ब्रीफली पढ़ने के बाद मुझे समझ आई है, कि उन्होंने कहा कि जी ठीक है, रिवर्ट बैक तो आप नहीं कर सकते, पहले 3 साल तक तो आप इनको परमानेंट ना करें, लेकिन 2020 में जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, और वैसे भी 3 साल तक अगर ये अपनी पोजीशन पे रहे, तो इसका मतलब है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ सेटिस्फाइड थी कि ये काम कर सकते हैं, और 3 साल काफ़ी टाइम होता है काम सीखने का, काम को स्ट्रीमलाइन करने का। और उसके बाद फिर उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया, वो जिस रूल्स वगैरह के तहत किया, वो सारा मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में यहाँ दिया हुआ है, और फिर सर्विस ट्रिब्यूनल ने उसको और डिटेल में डिस्कस किया होगा। अगर आप उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ तो वो सारा फाइल वगैरह मौजूद होगी। तो उन्होंने इनको फिर परमानेंट जब कर दिया, तो सर्विस ट्रिब्यूनल के पास अगर वो गए, तो अब आप ये नहीं कर सकते कि इनको ग्रेड 16 में वापस ले जाए। एक तो ग्रेड 17 में रहे 3 साल तक, फिर गवर्नमेंट ने इनको वहाँ परमानेंट भी किया दूसरे कानून के तहत। तो अब सर्विस ट्रिब्यूनल ने तो सिर्फ ये कहा है कि इनकी आप देख लो कि इनको परमानेंट आपने किस टाइम से करना है, यानी कि जिस दिन वो वैकेंसीज़ हुई थी और फिर ये 3 साल हुई है, 3 साल भी इंक्लूड करने, अगर नहीं करने तो फिर 3 साल से आगे जो है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का और गवर्नमेंट का सारा सिस्टम जजमेंट जुडिशरी का भी सीनियरिटी पे बेस करता है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जजमेंट फिर जो जज साहिबान ने पैराग्राफ नंबर 6-7 से अपनी जजमेंट लिखना शुरू की है, वो ये कि ड्यूटी क्या है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की। ये झगड़ा इसीलिए हुआ है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऐसा एक तलवार सिविल सर्वेंट्स के सर पे रख दी है कि जी आपको हम प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन डिमोट भी कर सकते हैं जब हम चाहें। और ख़ास तौर पे देखें, जब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी को प्रमोट करती है, सेकंड पॉइंट द लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, तो बेशक रिवर्ट बैक नहीं कर लिखा हुआ है कि जो एक्टिंग चार्ज पर ग्रेड 17 में आए हैं 16 से टेम्परेरी तौर पे, उनकी एक लेजिटिमेट यानी एक वैलिड, यानी उनकी जो एक लीगल ख्वाहिश बन गई। अब ये जो है कोई लीगल ख्वाहिश का मतलब ये हुआ कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब उनको इस ग्रेड में परमानेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको अभी से बीइंग अ जूनियर, अभी से सीनियर की पोस्ट दे दी गई है। तो ये जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है वो जजमेंट में उसका जिक्र है, कॉन्सेप्ट, लीगल कॉन्सेप्ट का जिक्र है, जहाँ से लिया गया हस्बरी जो इंग्लैंड के लॉज के वो होते हैं, वहाँ उसका रेफरेंस है 8th एडिशन का। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बेशक वो केस नहीं कर सकते कि जी आपने तो हमें टेम्प्रेरी तौर पे वो प्रमोट किया था, अब आप हमें परमानेंट कर, वो केस वो नहीं कर सकते। लेकिन वो ये ज़रूर उनका राइट बन गया, एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन उनके बिहाफ पे जनरेट हो गई है। और सबसे लास्ट बात कि ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं कि ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, कि गवर्नमेंट प्रॉपरली लोगों को प्रमोट, ट्रांसफ़र, अपॉइंट करे, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो जब एक दफ़ा उनको मौका मिल जाए वो अच्छा काम करें, तो वो इसलिए क्योंकि कानून में फेयरनेस है, फेयर बातें होनी चाहिए। अगर आप एक बंदे को प्रमोट नहीं कर रहे तो उसका राइट नहीं है प्रमोटर, लेकिन अगर आपने वक्त से पहले उसे प्रमोट कर दिया बेशक टेम्परेरी बेसिस पर, तो उसको रिवर्ट बैक अगर आप करते हैं तो आपके पास एक टाइम लिमिट है, आप उसको अनलिमिटेड टाइम तक नहीं रख सकते नई पोजीशन पे। और अगर उसको रिवर्ट बैक करते हैं उसकी रीजंस भी होनी चाहिए, और अगर आप समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है
तो फिर फाइनली आप उसको वो ग्रेड दे दें, ग्रेड 17 दे दें, 20 दे दें। तो मेरे डैड भी ग्रेड 20 में रिटायर हुए थे, ग्रेड 17 से स्टार्ट हुए थे। तो मैं समझ सकता हूँ 33 ईयर्स उन्होंने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सर्व किया। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं सिविल सर्वेंट्स की उसमें। और मेरे डैड बड़ा अच्छा लिख सकते थे, बोल सकते थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे इकनॉमिक प्लान्स, बजट्स वगैरह की टीम्स में वो उन्होंने उसको लीड भी किया सीनियर, जब वो अपना लेटर लाइफ में। तो बात ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स और बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा काम करें, गवर्नमेंट्स की रैश डिसीजन से या रूल्स ना फॉलो करके या कानून को ना समझ के या प्रॉपर लीगल एडवाइस लिए बगैर जो है अगर वो काम करते हैं तो फिर वो सिविल सर्वेंट को भी डिस्टर्ब रखते हैं, उसका आउटपुट भी डिस्टर्ब होता है, जो सिटीजन्स हैं जिनको उन्होंने सर्व करना है वो भी डिस्टर्ब रहते हैं और गवर्नमेंट तो डिस्टर्ब रहती है। तो आई होप कि आपको टैक्स दोस्ती प्रेजेंट्स की वीडियो पसंद आई है। आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जो भी सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट केस आएगा, जिस टॉपिक का भी होगा, उसका हम एक ब्रीफ एनालिसिस करके आपको आपके रास्ते पे, जर्नी पे, लर्निंग की और एक्सपीरियंस की जर्नी पे स्टार्ट कर देंगे। और फिर आप यहाँ नीचे कमेंट्स में कोई चीज़ पूछनी है, कोई कमेंट देने हैं, क्योंकि आप जो ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप लेबर लॉज के एक्सपर्ट हो, आप सर्विस ट्रिब्यूनल के प्रैक्टिसिंग लॉयर हो और जो है आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, इसमें बहुत कुछ ऐड हो सकता है। लेकिन मकसद था कि आपके सामने एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन रखी जाए। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स।